होती है। गंगा के किनारे बसी एक छोटी सी लेकिन सुंदर कॉलोनी गुलमोहर नगर। यहाँ हर मोड़ पर हरियाली थी। सड़क के दोनों और झुके हुए गुलमोहर के पेड़ों की पत्तियां मानो कोई बूढ़ी माँ अपनी बाहें फैलाकर बच्चों को आशीर्वाद दे रही हूँ। गुलमोहर नगर की सबसे विशेष बात थी ज्ञानदीप क्लासेस, बिहार का जाना माना कोचिंग संस्थान जहाँ यूपीएससी की तैयारी करने देश भर से छात्र आते थे। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, यहाँ सोच सिखाई जाती थी। यही वजह थी कि इसकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस दिन एक ऑटो रिक्शा गुलमोहर नगर के गेट पर आकर रुका। ऑटो से उतरी एक लड़की साधारण सलवार कुर्ता पहने, हाथ में एक सूटकेस और आंखों में तीव्र आत्मविश्वास। आर्या मिश्रा बलिया उत्तर प्रदेश के एक मध्यवर्गीय परिवार से आई 24 वर्षीय यह लड़की बचपन से ही अपने आसपास की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को देखकर परेशान होती आई थी। घर में माँ पापा की उम्मीदें, भाइयों की जिम्मेदारी और समाज की पारंपरिक सोच, इस सबको पीछे छोड़ते हुए वह यहाँ आई थी अपने सपनों की तलाश में। उसका सपना था आईएएस बनना, मगर सिर्फ रुतबे के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए। आईपीजी में सामान रखते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर कोचिंग सेंटर का बोर्ड चमक रहा था, ज्ञानदीप क्लासेस। आर्या के मन में उत्साह की एक लहर दौड़ी। अगली सुबह अपनी नोटबुक और पेन लेकर आर्या क्लासरूम में पहुंची। क्लास में लगभग 60 छात्र थे, कोई बंगाल से, कोई राजस्थान से, कोई तमिलनाडु से। सबके सपनों की दिशा एक ही थी, यूपीएससी। कुछ ही देर में क्लास में प्रवेश हुआ। विवेक सर का कद में औसत चेहरा, गंभीर आंखें, तेज और आवाज स्थिर, लेकिन उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास था जो शब्दों से नहीं, अनुभव से बना था। राजनीति केवल कुर्सी की कहानी नहीं होती, यह विचारों की जंग है, और यहाँ जंग जीतने के लिए सबसे पहले आपको सोचने की आजादी होनी चाहिए। ये उनकी पहली पंक्ति थी। आर्या चौंकी। उसे लगा वह किताब नहीं पढ़ रही है, सोच के किसी गहरे समंदर में उतर गई है। क्लास के हर छात्र की आंखें विवेक पर टिकी थीं। आर्या की आंखें कहीं और देख रही थीं। वो अर्थ के पार अर्थ समझ रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वह झिझकते हुए उनके पास आई। सर, आज पहली बार लगा कि राजनीति सिर्फ सिस्टम की बात नहीं, आत्मा की बात है। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। उनमें ना उत्सुकता थी, ना प्रशंसा, बस एक गहरी समझ थी। अगर तुम ये समझ गई हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम सिर्फ एक छात्रा नहीं हो, तुम बदलाव की शुरुआत हो। वहीं से एक रिश्ता शुरू हुआ, ऐसा रिश्ता जो ना किसी किताब में लिखा था, ना किसी अध्याय में, मगर वह दोनों के भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा था। अब आर्या रोज सवाल लेकर क्लास के बाद उनके पास आने लगी। सर, इंडिया में लोकपाल एक्ट क्यों अधूरा रह गया? सर, समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति को आप किस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं? वे हर बार सोचते ये लड़की बाकी छात्रों से अलग है। उसमें सिर्फ जानकारी की भूख नहीं थी, सच को जानने का जुनून था। विवेक अक्सर खुद को रोकते, वो सिर्फ मेरी छात्रा है। पर जब आर्या किसी विषय पर अपनी राय रखती तो उन्हें लगता जैसे कोई पुराना अधूरा सपना फिर से जीवित हो गया है। विवेक की उम्र थी 36 वर्ष। उन्होंने दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया था। उनके पढ़ाने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि उन्हें पटना के कई कोचिंग संस्थान में ऑफर मिले, मगर उन्होंने ज्ञानदीप को चुना क्योंकि यहाँ उन्हें बात रखने की स्वतंत्रता मिलती थी। उनकी पत्नी शिल्पा एक बैंक कर्मचारी थी। दोनों की रिश्ते में अब संवाद कम और औपचारिक
तारीख ज्यादा थी, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, बस एक ठंडापन। विवेक ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था, लेकिन मन की बातें भी नहीं कही थी। क्लास के बाद आर्या रुकी और पूछा, सर आप कभी असहाय महसूस करते हैं? ऐसे आपकी जिंदगी किसी और के हिसाब से चल रही हो? विवेक चौंका। ऐसा सवाल किसी छात्र ने पहले कभी नहीं पूछा था। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, कभी कभी लगता है कि मैं एक ऐसा किरदार हूँ जो किसी और की कहानी निभा रहा हूँ। आर्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में जो देखा गया था गहरा जुड़ाव। अब दोनों की मुलाकातें नियमित हो गई थीं। कभी लाइब्रेरी में, कभी किसी सामाजिक विषय पर चर्चा करते हुए, कभी कुछ किताबों की सिफारिश देते हुए। विवेक ने जानबूझकर उसे कुछ खास किताबें दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो खुद को समझाते, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ, मगर दिल बहाने नहीं मानता। एक रात विवेक ने खुद से सवाल किया, क्या मैं उस सीमा को पार कर रहा हूँ जो शिक्षक और छात्र के बीच होनी चाहिए? लेकिन हर बार जब आर्या उसकी आंखों में देखती या गहरी बातें करती तो विवेक को लगता उसकी आत्मा जैसे मेरी बात सुन रही है। आर्या भी महसूस कर रही थी कि ये आकर्षण नहीं, कोई गहरा भावनात्मक बंधन है, मगर वह जानती थी यह सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है। अब यह आम बात हो गई थी कि क्लास खत्म होने के बाद आर्या विवेक के पास रुक जाती थी। कभी कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो वह सवाल पूछती, और कभी करंट अफेयर्स की कोई जटिल बहस होती तो दोनों घंटे भर चर्चा करते। विवेक को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह सिर्फ पढ़ाई का बहाना नहीं है, यह आत्मीयता की प्यास थी, और शायद उस प्यास का स्रोत विवेक खुद था। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी में बैठकर राजनीति, सशक्तिकरण और सामाजिक असमानता पर चर्चा कर रहे थे, आर्या ने एक पंक्ति पढ़ी, जब सत्ता विचारों से जुड़ जाती है तो वह शोषण से मुक्ति बन जाती है। वह रुक गई और बोली, सर क्या आपने कभी किसी रिश्ते में यह महसूस किया है कि वो आपको किसी बंधन से नहीं बल्कि किसी बंधन से मुक्त करता है? विवेक ने उसकी आंखों में देखा। यह अब केवल शिष्य की जिज्ञासा नहीं थी, यह एक मानव आत्मा का स्पर्श था। विवेक अब खुद से भी बातें करने लगा था। रात में जब वह अपनी स्टडी में बैठता तो आईने में खुद से पूछता, क्या यह सब गलत है या फिर मैं पहली बार सही रूप में महसूस कर रहा हूँ? शिल्पा उसकी पत्नी अब बस दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। उनके बीच संवाद अब केवल सामान खरीदने या मोबाइल बिल जमा कराने तक सीमित था, लेकिन आर्या के साथ वहाँ शब्दों में आत्मा थी, खामोशी में अर्थ। एक शाम को पटना में हल्की बारिश हो रही थी, गुलमोहर के पेड़ और भी सुंदर दिख रहे थे। उसी शाम आर्या और विवेक छत पर मिले। क्लास खत्म होने के बाद आर्या ने कहा, सर मैंने आपको कभी टीचर की तरह नहीं देखा, आपके साथ मैं खुद को बेहतर समझती हूँ। विवेक मुस्कुराए, तुम्हारी समझ खुद की है, मैं बस आईना हूँ। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हम वाकई में अपने जीवन के लेखक हैं या बस किसी और के लिए संवाद बोलते हैं। आर्या उसकी तरफ मुड़ी, अगर आप लेखक हैं तो क्या लिखते मेरे लिए? विवेक की आवाज भीग गई। शायद एक कहानी जो अधूरी हो मगर फिर भी सबसे ज्यादा सच्ची हो। अब चीजें बदलने लगी थीं। आर्या खुद को विवेक की उपस्थिति में सहज, शांत और सुरक्षित महसूस करती थी। वह कभी कभी कहती, आपसे बातें करके ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदगी की उलझने हल्के में सुलझा दे। विवेक हर बार एक पल को रुकते, फिर खुद को रोक लेते, नहीं विवेक तुम उसके शिक्षक हो, यह सीमा है, लेकिन मन कब सीमाओं को मानता है। एक रात करीब 10 बजे आर्या का
कॉल आया। सर नींद नहीं आ रही है, आपसे कुछ कहना है। विवेक चौंका। सब ठीक है? वो बोली बस कोई ऐसा है जिससे बात करूं, ये चाह रही थी। कुछ देर दोनों खामोश रहे, फिर आर्या ने धीरे से कहा, सर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना सपना अभी अधूरा है। विवेक ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी अधूरा सपना ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। आर्या चुप रही। उस खामोशी में बहुत कुछ कहा गया। अगले दिन विवेक ने खुद से एक संकल्प लिया, अब वह आर्या से थोड़ा दूर रहेगा। उसने तय किया कि कोई भी निजी बात नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहेगा। लेकिन जैसे ही आर्या ने क्लास के बाद पूछा, सर आजकल आप मुझसे दूरी बना रहे हैं। विवेक को अपने सारे तर्क खोखले लगने लगे। वह बोला, तुम्हारा भला चाहता हूँ इसलिए। आर्या मुस्कुरा दी। अगर भलाई में दूरी हो तो वो कैसा प्रेम। एक शनिवार को कोचिंग बंद था। आर्या ने विवेक को कॉल किया, सर कॉफी हाउस चल सकते हैं, मुझे एक विषय पर आपके विचार चाहिए। कॉफी हाउस में दोनों बैठे। विषय पर बहस शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे संवाद बदल गया। आर्या ने कहा, सर मैं आपसे जुड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब आप पास होते हैं तो मैं खुद को अधूरी नहीं महसूस करती। विवेक का गला सूख गया। उसने नजरें झुका ली। ये सही नहीं है आर्या, वो बोली। फिर भी आप चाह रहे हैं ना? विवेक ने सिर झुका लिया। उसने हाँ कहा, हाँ ना। उस दिन उनकी आंखों ने वह सब कहा जो शब्द कभी नहीं कह सकते। कॉफी हाउस की टेबल पर आर्या ने अपना हाथ रखा। विवेक ने धीमे से थामा। उस छुअन से कोई वासना नहीं थी, वो था एक अधूरी आत्मा की दूसरी आत्मा से संवाद। उस पहली छुअन से प्रेम से ज्यादा अपराध बोध था, लेकिन दोनों ने उसे महसूस किया। उसके बाद उनकी मुलाकातों का रूप बदल गया। अब वो सिर्फ शिक्षक और छात्र नहीं रहे, अब वो दोनों इंसान थे जो समाज की सीमाओं से परे एक भावनात्मक संसार में सांस ले रहे थे। वो कभी कभी मिलते लाइब्रेरी के पीछे की छत पर या पुराने कोचिंग के कॉरिडोर में। हर मुलाकात उन्हें नजदीक ला रही थी और हर दूरी उन्हें तड़पा रही थी। कॉफी हाउस के उस शाम के बाद विवेक खुद को रोज रोकने की कोशिश करता। वह क्लास में कम बोलता, चर्चा में भाग लेने से कतराता और आर्या से मिलने से कतराने लगा। एक दिन आर्या ने क्लास के बाद उसका रास्ता रोक लिया। सर क्या आप मुझसे बच रहे हैं? विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, मैं खुद से बच रहा हूँ। आर्या ने धीरे से कहा, तो क्या मैं आपके अंदर का वो हिस्सा हूँ जिससे आप डरते हैं? आर्या अब इस रिश्ते को समझने लगी थी। वो जानती थी कि यह समाज के हिसाब से गलत था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि समाज हर उस चीज को गलत कहता है जो उसके बने बनाए ढांचे से अलग होती है। एक शाम जब वह नोट्स लेने के बहाने विवेक के ऑफिस गई, उसने कहा, सर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जानती हूँ ये रिश्ता टिकाऊ नहीं है, तो भी क्या आप कुछ पल उसे जीना चाहेंगे? विवेक ने उस क्षण एक लंबी सांस ली। वो हार गया खुद से, नैतिकता से और उस समाज से जिसने उसकी आत्मा को वर्षों से बांध रखा था। कुछ रिश्ते टिकने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। आर्या, वो जुलाई की एक बरसाती रात थी। आर्या ने फोन किया, सर मैं कोचिंग के पास फंस गई हूँ, कोई ऑटो नहीं मिल रहा। विवेक तुरंत निकल पड़ा। जब उसने गाड़ी में बिठाया तो देखा वह पूरी तरह भीग चुकी थी, कांप रही थी। सर क्या मैं कुछ देर आपके घर रुक सकती हूँ? विवेक झिझका, फिर चुपचाप गाड़ी मोड़ दी। शिल्पा उन दिनों अपने मायके गई थी, माँ की तबीयत खराब थी। उस रात एक ही छत के नीचे बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर आर्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं किसी वासना से नहीं आई हूँ, मैं बस थक गई हूँ, दुनिया से
से और आपके पास शांति मिलती है। विवेक ने उसे देखा, फिर उसकी बाहों में ले लिया। वो रात एक आत्मा की दूसरी आत्मा में विलीन होने की रात थी। सुबह विवेक बहुत देर तक बिस्तर से नहीं उठा। कहा, आप अगर धोखेबाज होते तो इतनी रात तक सो नहीं पाते। विवेक मुस्कुरा पड़ा। एक टूटी मुस्कान शिल्पा लौट आई थी। तुम आजकल बहुत खोए खोए रहते हो। विवेक, जब ठीक है। हाँ, उसने झूठ बोला, बस क्लास का प्रेशर है। लेकिन अब झूठ उसका स्वभाव बनने लगा था। रातों को वो बालकनी में देर तक बैठा रहता। शिल्पा सो जाती और वह आर्या की भेजी हुई किताबें पढ़ता, जो अब प्रेम पत्रों में बदल चुकी थी। आपके साथ वक्त बिताना मेरे लिए जादू जैसा है। क्या हम साथ हमेशा रह सकते हैं? शब्द जो अलग बन जाते हैं। धीरे धीरे कोचिंग में बातें फैलने लगी थीं। कुछ छात्रों की फुसफुसाहटें अब जोर पकड़ने लगी थीं। सर, और वो लड़की, कुछ तो चल रहा है। गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित कर दिया। उसकी सफलता का राज अब समझ आ गया। आर्या को भी ताने मिलने लगे। लड़कियों ने मुंह फेर लिया। लड़कों की निगाह बदल गई। एक दिन एक छात्रा ने सीधा ताना मारा, यूपीएससी पास करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया तुमने? आर्या चुप रही, लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी फूट रहा था। एक रात शिल्पा ने विवेक का फोन उठाया। मैसेज खुले रह गए थे। वो चुपचाप पढ़ती रही। आखिरी मैसेज था, अगर अगले जन्म में मिलूं तो सिर्फ आपकी किताब बनकर, ताकि आप हर दिन मुझे पढ़ें। शिल्पा कुछ नहीं बोली, बस एक बैग पैक किया और घर छोड़कर मायके चली गई। अब विवेक अकेला रह गया था। शायद हमें रुक जाना चाहिए। इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है। विवेक बोला, प्यार कभी मंजिल के लिए नहीं होता, बस होता है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मुझे अब अपने आत्मसम्मान से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो चली गई। विवेक ने कोचिंग छोड़ दी। एक छोटे से कस्बे में स्कूल टीचर बन गया। आईने से जब वह रोज पूछता, मैं कौन हूँ, एक अपराधी या एक अधूरी कहानी? आर्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गई थी। संवेदनशील, सशक्त और आत्मनिर्भर, मगर दोनों के बीच वो खालीपन अब भी सांस लेता था। पटना की गलियां अब भी वही थी, लेकिन गुलमोहर नगर की वो गुलाबी छाया अब विवेक की जिंदगी से मिट चुकी थी। शिल्पा ने तलाक दे दिया था। बहुत कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। शिल्पा ने बस एक कागज छोड़ दिया, कुछ रिश्ते अगर दबाव में जिंदा रहे तो वो मौत से भी बदतर होते हैं। अब विवेक एक छोटे से कस्बे आरा के एक हाई स्कूल में शिक्षक था। राजनीति अब भी पढ़ाता था, पर अब उसकी बातें कम और आंखें ज्यादा बोलती थी। वो अकेला रहने लगा था। सुबह स्कूल, शाम लाइब्रेरी और रातें मौन और स्मृति के बीच जूझते हुए वो अब भी आर्या को भेजी हुई किताबें पढ़ता था। उसके सराहने रहती थी हर बार जब वो पढ़ता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के महिला अध्ययन विभाग में अब डॉक्टर आर्या मिश्रा का नाम विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा था। उसने अपने भविष्य में विशेष ज्ञाता हासिल कर ली थी। कॉन्फ्रेंस लेकर रिसर्च। वो अब आत्मनिर्भर थी, आत्मसजग और आत्मसम्मानी। अब जब भी कोई छात्रा उसके सामने आकर कहती, मैम क्या कभी समाज से लड़े बिना भी जी सकते हैं, तो उसकी आंखें ठिठक जाती थीं। कहीं ना कहीं उसका एक कोना अब भी विवेक के नाम अधूरा था। पटना विश्वविद्यालय का सेमिनार हॉल गुलजार था। पैनल में कई वक्ता थे, जिनमें एक नाम डॉक्टर विवेक शुक्ला भी था। आर्या जब हॉल में दाखिल हुई तो उसका दिल धड़कने लगा। विवेक स्टेज पर था, शांत, स्थिर, लेकिन आंखों में वही पुरानी गहराई। उसने कहा, शिक्षक का धर्म केवल ज्ञान देना नहीं, सत्य का सामना करना भी है। और कभी कभी सत्य किसी किताब में नहीं, किसी इंसान की आंखों में मिलता है। पूरा हाल तालियों से गूंज गया। विवेक और आर्या कैंटीन के एक कोने में बैठे, दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर विवेक ने कहा, तुम बिल्कुल बदल गई हो, पहले से ज्यादा संपूर्ण लगती हो। आर्या मुस्कुरा दी, आप भी बदल गए हैं, पर अब भी अंदर कोई अधूरा हिस्सा बचा है। विवेक चुप रहा। आर्या ने धीरे से कहा, मैंने आपको कभी माफ नहीं किया, लेकिन कभी नफरत भी नहीं कर पाई। विवेक की आंखें नम हो गईं। मैंने तुमसे सिर्फ एक चीज चुराई, तुम्हारा विश्वास। वे दोनों गंगा किनारे
किनारे बैठ गए। वही घाट, वही शाम, वही सन्नाटा। आर्या ने कहा, क्या आप सोचते हैं अगर हम समाज की परवाह ना करते तो साथ होते? विवेक ने उत्तर दिया, नहीं, बस एक छोटा सा पत्थर पानी में फेंका। प्यार का अर्थ सिर्फ साथ होना नहीं होता आर्या, कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा प्रेम होती है। आर्या ने सिर हिलाया, और कभी कभी सबसे सच्चा रिश्ता वो होता है जो पूरा होकर भी अधूरा रह जाता है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, ना कोई वादा, ना कोई पछतावा। विवेक ने कहा, मैंने तुम में वो रोशनी देखी जो मुझे अंधेरे से बाहर लाई। आर्या ने जवाब दिया, और मैंने आपको उस रूप में देखा था जो शायद अब खुद को कभी नहीं देखा था। एक चुप्पी, एक अंतिम दृष्टि, और फिर अलग अलग रास्ते हो गए।